नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मंथन की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम कर रहे हैं मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और मित्रों, पहले वाली मेरी ऑनलाइन फर्स्ट क्लास थी और उसको ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है। ठीक है, अब आप इसमें से आसानी से ऑप्शन चुन देंगे, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि नियामक संकट होता क्या है और एरिक्सन ने अपने सिद्धांत का विकास किस तरीके से किया था, तो हमारे लिए क्वेश्चन को ट्रैक करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलिए हम समझते हैं एरिक्सन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, एरिक एरिक्सन कौन थे? एरिक एरिक्सन जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने 1963 में क्या किया था? इन्होंने 1963 में एक बुक लिखी थी, कौन सी? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, कौन सी बुक? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने क्या किया था? विकास का एक सिद्धांत बताया था। इन्होंने कहा था कि मनुष्य का विकास एक नियम के अनुसार होता है जिसका नाम है पश्चात नियम। कौन सा नियम? पश्चात नियम, जिसको बोलते हैं एपिजेनेटिक नियम। ठीक है, यह नियम कहता है कि मनुष्य के विकास की एक आदर्श अवस्था होती है। क्या होती है? मनुष्य का विकास एक आदर्श अवस्था के अनुसार होता है। मनुष्य अपनी जैविक परिपक्वता और सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता हुआ क्या करता है? अपना विकास करता है। ठीक है, एरिक्सन ने क्या किया था? दो कीवर्ड और बताए थे, कौन कौन से? संक्रांति और दूसरा कौन सा है? मनोसामाजिक शक्ति। संक्रांति और सेकंड है मनोसामाजिक शक्ति। मनोसामाजिक शक्ति क्या होती है? संक्रांति। एरिक्सन कहते हैं कि मनुष्य की जैविक परिपक्वता, क्या? जैविक परिपक्वता यानी कि उसकी क्या? आयु और उसकी जो सामाजिक मांग है, उनके बीच क्या होता है? संघर्ष होता है। जैविक परिपक्वता और सामाजिक मांग, सामाजिक मांग। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है? जो संघर्ष होता है उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? संक्रांति का नाम दिया है। यानी कि मनुष्य की जो एज है वो, और उस एज के अकॉर्डिंग समाज उससे क्या चाह रहा है, किस तरीके के व्यवहार की उससे उम्मीद कर रहा है, उसको हम, उन दोनों के बीच जब संघर्ष होता है तो उसको कहते हैं संक्रांति। एक किशोरावस्था का बच्चा है, उससे समाज ये चाहता है कि बच्चा अच्छे से रहे, बड़ा हो गया है, बड़ों का कहना माने, आदर करे। लेकिन किशोर क्या करते हैं? उनसे अपोजिट ही चलते हैं। तो उनके बीच जो संघर्ष हो गया उसको नाम दिया है संक्रांति। जब कोई भी व्यक्ति, बच्चा इस संघर्ष का समाधान आसानी से कर लेता है तो उसमें किसका विकास होता है? एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। और प्रत्येक अवस्था की एक संक्रांति होती है और एक क्या होता है? मनोसामाजिक विकास नाम की उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति भी होती है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट अवस्था इन्होंने बताई है शेषवावस्था।
ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक, जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की होती है। उसमें क्या होता है, इसके अंदर जिस मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है उसको क्या बोलते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, अब ये क्रांति बनती कैसे है, ये क्या है, शेषवावस्था की क्रांति है। कौन सी, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें पूरा का पूरा बच्चे का विकास क्या होता है, डिपेंड होता है, बच्चा किस पर डिपेंड है, अपनी माँ पर। और एरिक्सन कहते हैं कि इस अवस्था के अंदर बच्चे का जो विकास होता है वो पूर्णतः अपनी माता की देखरेख के ऊपर, माँ की केयर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर माँ उसकी अच्छे से देखरेख कर रही है तो बच्चे का विकास क्या होगा, अच्छे से होगा। अगर उसकी देखरेख अच्छे से नहीं हो पाती है, किसी कारण से अगर माँ बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती है, तो उससे उसमें क्या होता है, एक संघर्ष चलता है जिसको उन्होंने नाम दिया क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास। और इस संक्रांति का जब क्या होता है, समाधान हो जाता है, यानी जब बच्चे का विकास अच्छे तरीके से होता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है, आशा। क्या नाम दिया है, आशा। ठीक है, सेकंड इन्होंने अवस्था बताई है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, जो होती है 1 से लेकर के 2 वर्ष तक की। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड 1 से लेकर के कितनी होती है, 2 वर्ष तक की होती है। अब बच्चा क्या करता है, 2 साल का जो बच्चा है वो चलने लगता है, और हम देखते हैं कि बच्चा जब चलना सीखता है तो उसको अपनी क्रियाओं में किसी का भी इंटरफेयर क्या होता है, पसंद नहीं होता। वो क्या चाहता है, स्वतंत्रता। हम देखते हैं छोटा बच्चा क्या कहेगा, अपने कपड़े भी खुद पहनूंगा, खाना भी खुद खाऊंगा, यानी सारे काम खुद करने की जिद करता है। तो वो क्या चाहता है, स्वतंत्रता। ठीक है, क्या चाहता है वो, पूर्व बाल्यावस्था में क्या चाहता है, स्वतंत्रता बनाम दूसरा जो उसमें विकसित होएगा उसका है लज्जाशीलता। ठीक है, अगर उसे स्वतंत्रता और लज्जाशीलता, कौन सी है, लज्जाशीलता है अगर बच्चे को डांट रहे हैं, उसको मार रहे हैं बात बात पे कि ये गंदा हो जाएगा अगर खुद से खाना खाएगा, तो खुद से खाना नहीं खाना, यानी उसकी क्रियाओं में रुकावट डालना। ठीक है, तो उसमें क्या है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का क्या होती है, संक्रांति होती है। जब वो इसका समाधान आसानी से कर लेता है तो किसका विकास होएगा, आशा के बाद क्या है, इच्छा। इस मनोसामाजिक को एरिक्सन ने क्या नाम दिया था, इच्छा। ठीक है, और थर्ड हमारी जो अवस्था है उसका नाम है खेल आयु। कौन सी है थर्ड, प्ले एज। ठीक है, जो कहाँ तक की होती है, 2 से लेकर के 5 वर्ष तक की। कौन सी, खेल आयु। इसमें क्या होता है, खेल आयु में क्या होता है, जब बच्चा खेलेगा तो क्या चाहेगा बच्चा कि मैं ही क्या हूँ, आगे हूँ, मैं ही क्या हूँ, जीतूं। तो क्या होएगा, पहल शक्ति। क्या है, पहल शक्ति। पहल शक्ति बनाम दोषिता। ठीक है, यानी कि जब खेल आयु में बच्चा क्या चाहता है कि मैं खेलूं और सबसे क्या जाऊं, आगे जाऊं। उसके बाद दूसरा उसमें कौन सा है, जब बच्चा खेल में किसी कारण से जीत नहीं पाता है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे एक दूसरे भाई बहन से भी क्या करते हैं, उनको ऐसे लगता है कि मैं इस तरीके से अपना व्यवहार करूं कि मम्मी क्या करे, मेरी प्रशंसा करे, जो भी खेला मैं उसमें जीतूं। ठीक है, तो पहल शक्ति बनाम, अगर वो इस तरीके का व्यवहार नहीं कर पाता है, उसमें रुकावट आती है, तो उसमें कौन सा भाव विकसित होता है, दोषिता यानी कि दोष भाव।
इस संक्रांति का बच्चा जब समाधान कर लेता है तो उसमें कौन सी मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, वो है लक्ष्य। ठीक है, क्या है, लक्ष्य। यानी हम खेलेंगे तो हमारा कोई ना कोई क्या होएगा, लक्ष्य है जिसे हम क्या चाहते हैं, पाना चाहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, लक्ष्य। आशा, इच्छा, लक्ष्य। आशा जगेगी तो कोई इच्छा होएगी, इच्छा से हम क्या बनाएंगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो अवस्था है वो कौन सी है, खेल आयु के बाद कौन सी अवस्था आती है, स्कूल आयु। जो कहां से कहां तक की होती है, स्कूल आयु होती है 5 से 12 वर्ष तक की। ठीक है, स्कूल आयु में कौन सी संक्रांति, परिश्रम। बच्चा क्या करता है, स्कूल जाने लगता है, वहां खेलता है, एक दूसरे साथियों का क्या करता है, सहयोग करता है, हाथ बढ़ाता है उनके काम में, तो क्या होएगा, परिश्रम। इसमें क्या है, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, यानी कि जब बच्चा अच्छे से अपने आप को स्कूल के वातावरण में समायोजित नहीं कर पाता है तो उसमें क्या आती है, हीन भावना आती है। परिश्रम बनाम हीनता एक प्रकार की क्या है, संक्रांति है। जब बच्चा इस संक्रांति का क्या करता है, अच्छे से समाधान कर लेता है तो उसमें कौन सी मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, सामर्थ्य। यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हो अपने दिमाग में एक सेट बना के। आशा, इच्छा, लक्ष्य। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, हमें सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अवस्था कौन सी है, 5 नंबर हमारी अवस्था है किशोरावस्था। कौन सी है, 5 नंबर हमारी अवस्था है किशोरावस्था। ठीक है, जो कि कहां से कहां तक बताई है एरिक्सन ने, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। ठीक है, इसमें क्या है, भूमिका संभ्रांति। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इसके अंदर जो संक्रांति है वो है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ठीक है, किशोर क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। किशोर जो होता है हर एक प्रत्येक कार्य को क्या करता है, स्वतंत्र होकर के, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। उसको ये लगता है कि मैं समझदार हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मुझे जब उसको कोई राय देता है ना, बार बार रोकता टोकता है, तो क्या होता है, गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है। और फिर इसको ये लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या, मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है क्या। इस तरीके से किशोर क्या करता है, घर वालों से क्वेश्चन करता है। तो पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इस संक्रांति का समाधान जब एक किशोर कर लेता है तो उसमें जो मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्य को समझना। यानी कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे समाज के अकॉर्डिंग व्यवहार करना ही होगा, ये हमारी क्या है, कर्तव्य निष्ठता का भाव होता है। ठीक है, 5 अवस्थाएं हो गई। अब हमारी 6 अवस्था है वयस्कावस्था। कौन सी, 6 हमारी अवस्था है वयस्कावस्था। वयस्कावस्था, ठीक है। छठी हमारी अवस्था है वयस्कावस्था। इसको एरिक्सन ने कहां तक बताया है, 19 से लेकर के
40 वर्ष तक बताया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वयस्कावस्था यानी कि ये वो उम्र है जब एक किशोर बड़ा बन जाता है, शादी के लायक हो जाता है, उसकी क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है, यानी कि घनिष्ठता। क्या होता है, घनिष्ठता बनाम अब देखिए, किशोर है, इस टाइम शादी का टाइम है, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तब तो घनिष्ठता बनी रहेगी। अदरवाइज किशोर क्या होते हैं, एक युवा किशोर स्ट्रेस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्ट्रेस में। घनिष्ठता बनाओ, जब उसको अंदर ही अंदर चिंता रहेगी, टेंशन रहेगी, तो वो दूसरों से क्या रहेगा, कटा कटा सा रहेगा, उसको बोलते हैं अलगाव। ठीक है, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है, आइसोलेशन। घनिष्ठता बनाम अलगाव, इस संक्रांति का समाधान जब बच्चा किशोर कर लेता है, तो उसमें कौन सी मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, प्यार। ठीक है, उसके बाद सेवंथ जो हमारी अवस्था है वो कौन सी है, 7 नंबर की हमारी अवस्था है मध्यम वयस्कावस्था। मध्य वयस्कावस्था। ठीक है, जो कहां से कहां तक की होती है, मध्यम वयस्कावस्था होती है 40 से लेकर के 65 वर्ष तक की। कहां से कहां तक होती है, 40 से लेकर के 65, यानी कि अब उसके क्या हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जननात्मकता, जननात्मकता। ठीक है, बनाम मध्यम वयस्क अवस्था 40 से 65 वर्ष तक की होती है, और उसमें जो संक्रांति है वो है जननात्मकता बनाम स्थिरता। जननात्मकता बनाम स्थिरता। ठीक है, यानी कि उसके जीवन में एक क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, एक उद्देश्य होता है, बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण करना होता है ना। तो इस ये वाला संघर्ष मध्यम वयस्कावस्था में जो संघर्ष है उसका नाम है जननात्मकता बनाम स्थिरता। सॉरी, बनाम आएगा यहाँ बीच में, बनाम स्थिरता। ठीक है, इसके अंदर जो क्या होगी, मनोसामाजिक शक्ति होएगी, उसका नाम होएगा, बच्चों की क्या करनी पड़ती है, देख रेख। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर की जो अवस्था है हमारी, उसका नाम है परिपक्व अवस्था। ठीक है, जो कि 65 वर्ष से आगे की होती है, जिसमें बुजुर्ग हो जाते हैं लगभग। ठीक है, बुजुर्ग हो जाते हैं, और उसमें क्या आती है, एक निराशा की भावना आती है ना, निराशा की भावना आती है, और अहम संपूर्णता। इसमें जो संघर्ष होएगा उसका नाम क्या है, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। और उसमें क्या होएगा, ईगो का विकास सही तरीके से, यानी उसको ये लगता है कि अब तक जो कुछ भी किया वो क्या था, ऐसे ही था, है ना, एक तरीके से फील होता है। यहाँ जो मनोसामाजिक शक्ति है उसका नाम है बुद्धिमत्ता। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अवस्थाएं थी, और हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा कि एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की संक्रांति का नाम क्या है। तो देखिए इनमें से कौन सी है, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हो सकता है आप कह रहे हो कि क्वेश्चन चेंज ऐसे करें अपने, कि वो ये कीवर्ड दे सकता है कि कर्तव्य निष्ठता का संबंध
ठीक है। कर्तव्यनिष्ठता नामक मनोसामाजिक शक्ति का संबंध एरिक्सन की कौन सी अवस्था से है? इस तरीके से भी तो घूम सकता है ना क्वेश्चन। या फिर एरिक्सन की 5th अवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, चलिए हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है कौन सा? विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, स्वायत्ता बनाम गलानी, और उसके बाद है अंतरंगता बनाम अलगाव। क्या है इसका आंसर? बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। इसका आंसर है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथे चरण से संबंधित है? ठीक है, कौन सा चरण चौथे चरण से संबंधित है? इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत कितने स्तर और कितनी अवस्थाओं में बांटा था। तो हमें पता है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के कितने स्तर बताए थे? 3 तो स्तर बताए थे और 6 अवस्थाओं में बांटा था। कितनी अवस्थाओं में? 3 स्तरों को 6 अवस्थाओं में बांटा था। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि ये स्तर कौन कौन से थे और अवस्थाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, कितने स्तर बताए थे कोहलबर्ग ने? नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। और कोहलबर्ग ने ये भी बोला था कि मनुष्य का नैतिक विकास क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य होता है। हम अब तक जब विकास हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि मनुष्य का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, लेकिन कोहलबर्ग क्या कहते हैं कि बालक का नैतिक विकास विशिष्ट से, विशेष से क्या होता है? सामान्य की ओर होता है। इन्होंने 3 स्तर कौन कौन से बताए थे वो हम देख लेते हैं। पहला है पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, और सेकंड कौन सा है? नैतिक स्तर। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? फर्स्ट वाला जो होता है ये 4 से 10 वर्ष तक की आयु तक होता है। कहाँ तक होता है? ये होएगा 4 से 10 वर्ष तक, ये है 10 से 13 वर्ष तक। ठीक है, और 13 के बाद वाला क्या होएगा? पश्च नैतिक स्तर। क्या होएगा? पश्च यानी कि पोस्ट मोरल स्टेज, नैतिक स्तर। प्री मोरल स्टेज, मोरल स्टेज और पोस्ट मोरल स्टेज। ठीक है, ये होती है 4 से 10। वो ये भी पूछ सकता है कि पूर्व नैतिक स्तर का आयु बताइए। 4 से 10 और नैतिक की है 10 से 13 और पश्च की है 13 वर्ष से आगे का जो टाइम होता है वो होता है पश्च नैतिक स्तर का। इन्होंने क्या किया था, प्रत्येक स्तर को, प्रत्येक स्टेज को कितनी अवस्थाओं में बांटा? 2-2 में। तो कितनी अवस्थाएं होगी? 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं थी? 3 स्तर 6 अवस्थाएं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये 6 अवस्थाएं कौन कौन सी थी। फर्स्ट है आज्ञा पालन और दंड। ठीक है, इसमें किशोर सॉरी ये हमारे कोहलबर्ग क्या कहते हैं कि बच्चा जो है नैतिक व्यवहार क्यों करेगा? दंड से बचने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा नैतिक स्तर है पूर्णतः
जो दूसरे हमें बताते हैं उस पर डिपेंड होता है। हमारा व्यवहार क्या होता है, बड़ों के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो अगर हम बड़ों के किसी कोई ऐसा व्यवहार करेंगे जो बड़ों को पसंद नहीं है तो क्या होएगा, चांटा लग सकता है, कोई भी दंड मिल सकता है ना, या हो सकता है हमें गेम ना खेलने दिया जाए। तो बच्चा क्या करता है, नैतिक व्यवहार करता है, किसके लिए, आज्ञा पालन, दंड से बचने के लिए करेगा। ठीक है, और सेकंड जो हमारा नैतिक स्तर है वो कौन सा होता है, सेकंड हमारा नैतिक स्तर है आत्म केंद्रितता। ठीक है, आत्म केंद्रितता, या फिर इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, साधनात्मक अनुबंधन। या फिर साधनात्मक नैतिकता भी हो सकता है। ठीक है, साधनात्मक सापेक्षवाद। इसमें तो दंड से बचने के लिए क्या करता है, नैतिक, आज ये क्या हो रहा है, फर्स्ट में तो क्या करता है, दंड से बचने के लिए बच्चा नैतिक व्यवहार करता है। सेकंड है आत्म केंद्रिता या फिर साधनात्मक सापेक्षवाद, जिसमें क्या होता है, बच्चा किस लिए करेगा, उसमें दंड से, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें ईगो का क्या होएगा, विकास होएगा। ईगो का विकास होएगा तो वो सही और गलत में क्या करता है, फर्क करना सीख जाता है। और धीरे धीरे वो क्या करेगा, साधनात्मक सापेक्षवाद, यानी कि खुद से ये देखने लगता है कि क्या सही है, आत्म केंद्रितता क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद हमारा जो आगे जो स्टेज है, कौन सी, नैतिक स्तर, जो 10 से 13 वर्ष तक की होती है, उसमें क्या है, प्रशंसा की अवस्था बोला गया। फर्स्ट जो इसकी स्टेज है कौन सी, 3 नंबर, प्रशंसा की अवस्था। वो नैतिक व्यवहार क्यों करेगा, दूसरों से, बड़ों से प्रशंसा पाने के लिए, यानी कि बड़े लोग क्या करे, मेरी तारीफ करे। ठीक है, उसका जो दूसरा, इसका जो दूसरा स्तर है वो कौन सा है, सामाजिक सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। ठीक है, कोहलबर्ग ने पूर्व नैतिक स्तर के बताए, आज्ञा पालन और दंड। दूसरा है आत्म केंद्रितता। तीसरी हमारी स्टेज है प्रशंसा की अवस्था, और चौथी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। इसमें क्या होएगा, प्रशंसा पाने के लिए नैतिक व्यवहार करेगा, और इसमें इसलिए करेगा कि सामाजिक जो रीति रिवाज होते हैं समाज के, उनके प्रति वो क्या करता है, आदर दिखाता है, उनका आदर और सम्मान करता है। अब पश्च नैतिक स्तर में क्या होता है, इसके अंदर सामाजिक समझौते की अवस्था, 5th नंबर वाली कौन सी है, सामाजिक समझौते की अवस्था। ठीक है, और 6 है विवेक की अवस्था। सामाजिक समझौते, इसके अंदर एक किशोर जो है समाज के नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि समाज क्या कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। ठीक है, समाज हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, इसीलिए हमें इसके जो रीति रिवाज बनाए हुए हैं उनका सम्मान करना चाहिए। विवेक में क्या होता है, जो भी कोई चीज, समाज के कुछ ऐसे रीति रिवाज भी होते हैं जो क्या होते हैं, गलत होते हैं, ये जो स्टेज है इन तक तो वो क्या करेगा, उनको मानेगा, उनका सम्मान करेगा। लेकिन यहाँ आकर के क्या होता है, विवेक की अवस्था, वो बड़ा हो गया है, अब उसे समझ है कि क्या गलत है और क्या सही है। अब वो खुद के तर्क वितर्क के आधार पर क्या करता है, पुराने जो गलत रीति रिवाज है उनको मानने से क्या करेगा, मना कर देगा। तो ये कौन सी अवस्था हुई, विवेक की अवस्था। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि चौथे स्तर का संबंध कौन सी अवस्था से है, कौन सा है, 4th स्टेज कौन सी है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, है ना, रिस्पेक्ट टूवर्ड सोशल सिस्टम। देखिए, दंड और अनुपालन
ये तो फर्स्ट अवस्था है। दूसरी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये कौन सी हो गई? तीसरे वाली, जिसमें क्या करता है, प्रशंसा पाने के लिए जब बच्चा क्या करता है, नैतिक व्यवहार करता है, तो उसका दूसरा नाम है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। और फिर है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यानी कि समाज की जो व्यवस्था है, सामाजिक समझौते की जो अवस्था है हमारी, उसका दूसरा नाम क्या है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यानी समाज के रीति रिवाजों को वो मान लेता है, उनसे क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है। फिर है कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान, अभिविन्यास जो लिखा हुआ है, कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान, तो इसका हमारा आंसर होएगा चौथा स्तर कौन सा है? कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है कौन सी स्टेज पे? संवेदी गामक स्तर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर। ठीक है, संवेदी गामक स्तर कहाँ से कहाँ तक होता है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कहाँ तक होती है? 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, और थर्ड हमारी स्टेज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है हमारी 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था है, उसको जीन पियाजे ने कहा है औपचारिक संक्रियात्मक स्तर। तो संवेदी गामक अवस्था में क्या है? बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से समझता है, इसके अंदर जो विकास होता है जिस संज्ञानात्मक योग्यता का, उसको जीन पियाजे ने क्या कहा है? उसको कहा है वस्तु स्थायित्व। क्या नाम दिया है जीन पियाजे ने? उसको नाम दिया है वस्तु स्थायित्व। ठीक है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर में जो मानसिक योग्यताएं विकसित होती है, उसमें फर्स्ट एक नंबर एक तो है अनुत्क्रमणशीलता, अनुत्क्रमणशीलता, जिसको क्या बोलते हैं? अनपलटावी। अनपलटावी यानी कि इसमें बच्चा रिवर्स नहीं कर सकता, रिवर्स काउंटिंग। जैसे कि अगर हम बच्चे को ये कह दें बेटा 2 + 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं, तो उसको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ये कहें बेटा 2 × 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो उसके दिमाग में क्या मचेगी? हलचल मचेगी। यानी उसमें पलटन का गुण नहीं होता है, किसी भी रिवर्स जैसे कि गुण उसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है, इसमें क्या होता है? उत्क्रमणशीलता का गुण पाया जाता है। उत्क्रमणशीलता यानी अनपलटावी गुण, और उत्क्रमणशीलता यानी कि पलटावी गुण। अब उसको ये वाली बात क्या आ जाएगी? समझ आ जाएगी, चाहे 2 + 2 4 करो या 2 × 2 करो। ठीक है, इसी तरीके से उसके अंदर एक जो और गुण होता है, वो होता है संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम यानी कि अगर हम किसी वस्तु के, किसी चीज के गुण में या फिर उसको आकार में परिवर्तन कर देते हैं, तो बच्चा ये समझता है कि ये वही चीज है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या लिए? ग्लास लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे लकड़ी है। ठीक है, एक लकड़ी से हम कुछ भी बना दें, चाहे हम मेज बनाएं, कुर्सी बनाएं, अब बच्चे को पता होएगा कि इसका मूल गुण क्या है? लकड़ी है। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चा इस बात को नहीं समझता है। और यहाँ मूर्त ये जो संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा क्या करता है? ये इसी का गुण है। नेक्स्ट, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उसको हम गिलास में जूस डाल के देते हैं, है ना? मैंगो शेक डाल के दिया बच्चों को, और ये अलग अलग तरीके के बर्तन ले लिए। ठीक है, मात्रा क्या है? ये वाला गिलास लिया, इतना भरा, और एक दूसरे से पलटा दिया, तीनों को एक जितना दे दिया। अब ये वाली जो स्टेज होती है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बच्चे क्या करेंगे? एक दूसरे से झगड़ेंगे
कि नहीं बड़े वाला गिलास मैं लूंगा, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि जो बड़े वाला गिलास है उसमें क्या है, जूस ज्यादा है या फिर मिल्क शेक क्या है इसके अंदर ज्यादा है। लेकिन ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चे को पता होता है कि चाहे जो मर्जी गिलास ले लो, सब में जो बनाना शेक है वो एक जितना ही बना हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं संरक्षण का नियम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा, सेकंड नंबर होएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चे में क्या होता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास होता है। अमूर्त चिंतन यानी कि घटनाओं पर अलग अलग तरीके से सोचना, जो चीज हमारे सामने नहीं है, जो घटना हमारे सामने घटित भी नहीं हो रही है, हम क्या करते हैं उसके बारे में भी कल्पना कर सकते हैं। इसमें इसके अलावा हाइपोथेटिकल थिंकिंग का भी क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था, यानी कि सामाजिक समझौते की अवस्था। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, किससे रिलेटेड है, गिलफोर्ड से, जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से या फिर थॉर्नडाइक से। तो किससे संबंधित है ये, कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित है। कौन सी अवस्था है, ये है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने क्या किया था, सीखने का सिद्धांत दिया था ना, कौन सा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। उसके बाद जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। गिलफोर्ड ने क्या दिया था, इंटेलिजेंस का त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा, त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या बताया था, संक्रिया, विषय वस्तु, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया शब्द। पियाजे ने क्या किया था, बहुत सारे कीवर्ड यूज किए थे, किसके लिए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। उनमें से कौन सा नहीं है, फर्स्ट है आत्मीकरण, एजिमिलेशन, दूसरा है संगठन, तीसरा है स्कीमा और फोर्थ है उदात्तीकरण। ठीक है, तो कौन सा नहीं था, आत्मीकरण क्या है, समस्या का समाधान अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आत्मीकरण बोलते हैं। जैसे कि ये किसका भाग होता है, अनुकूलन का। पियाजे ने कहा कि अनुकूलन हमारी क्या है, एक जन्मजात क्या है, शक्ति है, किसकी, वातावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात शक्ति है अनुकूलन, जो दो क्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसमें दो क्या होती है, मानसिक योग्यताएं शामिल होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट है इसमें आत्मीकरण, सेकंड है इसमें समंजन। ठीक है, अब करता कैसे है समायोजन, आत्मीकरण में क्या होता है, हमने पढ़ा कि किसी भी समस्या का समाधान अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर करना। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर स्कीमा बना हुआ है, स्कीमा क्या होता है, इससे पहले हमें स्कीमा का पता होना चाहिए। स्कीमा क्या है, हमारे दिमाग के अंदर एक मानसिक क्षमताओं का, नॉलेज का, सूचनाओं का एक जो भंडार होता है, मनुष्य के दिमाग में सूचनाओं का जो भंडार है, उसको जीन पियाजे ने क्या कहा था, स्कीमा कहा था। ठीक है, अब इसके पास स्कीमा किस चीज की बनी हुई है, पहले से इसने अनुकूलन करके किसका स्कीमा बना लिया, फॉर एग्जाम्पल इसने बिल्ली का स्कीमा बना रखा है। ठीक है, उसके बाद बच्चे के सामने क्या आता है, कुत्ता आता है। ठीक है, कुत्ता आता है, या फिर आप यूं कहो कि इसने, और दूसरा अगर उसने घोड़ा देख रखा है और उसके सामने क्या आ जाए, ऊंट आ जाए। ठीक है, अब बिल्ली किस कलर की थी, काली थी, कुत्ता क्या है, वाइट है, यानी क्या है, सफेद है। अब उसके अंदर स्कीमा बना हुआ है काली बिल्ली का, और स्कीमा क्या है, 4 पैर है, पूंछ है। जैसे ही बच्चे के सामने क्या आएगा, कुत्ता आएगा, बच्चा क्या कहेगा,
यहाँ है काली बिल्ली, वो क्या कहेगा सफेद बिल्ली। ठीक है, जब बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है किसी चीज की, तो वो आत्मीकरण है, वो कहेगा सफेद बिल्ली। ठीक है, सफेद बिल्ली कहते हैं। इसके साथ ही उसके अंदर क्या चलता है, उसके दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग चलती है, यानी कि एक्टिविटी, एक हलचल सी मच जाती है, और क्या करता है वो सही चीज के बारे में जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, सही चीज में जानने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ क्या बोल देगा इसको, यहाँ वो इसको ये बोल देगा कि मम्मा देखिए क्या है, सफेद बिल्ली है, सफेद बिल्ली है, सफेद बिल्ली है। ये बोलते बोलते वो क्या करेगा, एक नया स्कीमा विकसित करेगा। और नया स्कीमा विकसित करने के लिए उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, साम्य धारण की। जब बच्चा कोई नया स्कीमा विकसित करता है, यानी किसी नई समस्या का समाधान करता है, तो वो क्या करता है, आत्मीकरण और समंजन दोनों का क्या करेगा, सहारा लेते हुए। और इसके साथ साथ एक दूसरी जो प्रक्रिया चलती रहती है, वो क्या है, साम्य धारण है। ठीक है, तो यहाँ उसे ये सीख लेता है या करके कि ये क्या है, ये सफेद बिल्ली नहीं है, ये क्या है, ये कुत्ता है। ठीक है, इसी तरीके से वो कहेगा मम्मा ये उसने घोड़ा देख रखा है, ऊंट को देख के घोड़ा कहेगा, फिर वो क्या कहेगा, कुब्बड़ वाला घोड़ा कहेगा। ठीक है, फिर साम्य धारण का उपयोग करते हुए क्या कहेगा, सही व्याख्या करेगा, और क्या कहेगा, ये क्या है, ऊंट है। उसके बाद संगठन में क्या होता है, संगठन में पियाजे कहते हैं कि बच्चा किसी भी समस्या का समाधान है सभी मानसिक क्षमताओं का एक साथ उपयोग करते हुए करता है। ये नहीं है कि वो अलग अलग समस्याओं का, अलग अलग मानसिक योग्यताओं का यूज करते हुए किसी समस्या का समाधान करता है। संगठन का मतलब है कि बच्चा अपनी समस्या का समाधान करते समय क्या करेगा, सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं का एक साथ उपयोग करना क्या है, संगठन है। तो ये भी है, इसमें ये भी शामिल है, ये है, ये वाली ऐसी कोई चीज पियाजे ने नहीं बताई। तो हमारा आंसर है 4 नंबर। इसके बाद किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में क्या समझता है, बाधा समझता है, जो अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से क्या है, रोकते हैं। यह कथन किसका है, ये कहते हैं किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है। ठीक है, और जो अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ये कथन किसका है, रोज का, कोलसेनी का, वैलेंटाइन का, या फिर आईजेंक का। वैलेंटाइन ने क्या कहा था किशोरावस्था को, वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को कहा था अपराध का नाजुक समय, अपराध का नाजुक समय। ठीक है, तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि अपराध का नाजुक समय क्या है, किशोरावस्था है। उसके बाद क्या है, रोज क्या कहते हैं, रोज ये कहते हैं कि किशोरावस्था आदर्शों के निर्माण व पोषण की अवस्था है, आदर्शों के निर्माण व पोषण की अवस्था है। ठीक है, रोज आदर्श इस तरीके से याद कर सकते हो, कीवर्ड से बार बार बोल के, रोज आदर्श पोषण, रोज आदर्श पोषण, इस तरीके से क्या होएगा, ये हमारे याद हो जाती है। रोज आदर्श, आदर्शों के निर्माण व पोषण की अवस्था। वैलेंटाइन क्या कहते हैं, अपराध का नाजुक समय। ठीक है, और ये वाली जो हमारी परिभाषा है, ये है कोलसेनी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया था। यानी कि ये किसका कहना है कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, कहते हैं कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अचानक होते हैं। ये किसने कहा था, हॉलिंगवर्थ ने, हल ने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था, या फिर थॉर्नडाइक ने कहा था। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक तो ये कहते हैं कि किशोरावस्था में जो विकास या फिर मनुष्य का जो विकास होता है वो अचानक न हो करके एक क्रम में होता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक नहीं है।
उसके बाद लेते हैं स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने क्या किया था, एडोलसेंस नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने ये बात कही थी कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अचानक होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का क्या करते हैं, विकास करते हैं। ये कथन किसका है, किसका है, स्किनर का, गिलफोर्ड का, पियाजे का या फिर बर्ट का। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। गिलफोर्ड ने, अभी हमने देखा कि इन्होंने इंटेलिजेंस का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। और ये वाली जो हमारी परिभाषा है ये है किसकी, पियाजे की, क्योंकि ये बात जीन पियाजे ने कही थी कि बच्चा वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करता है। युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से क्या है, भिन्न है, अलग है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, चलो आगे बताती हूँ, पहले हम इनको समझ लेते हैं। क्या है दूसरों से भिन्न है, ये क्या है, काल्पनिक दार्शनिक, व्यक्तिगत मिथक, एनारोक्सिया नर्वोसा या फिर ब्लूमिया नर्वोसा। ब्लूमिया में क्या होता है, जो किशोर होते हैं वो ज्यादा खा लेते हैं, फिर उनको ये होता है चिंता कि मैं मोटा हो जाऊंगा, फिर वो क्या करते हैं, उल्टी करते हैं। ज्यादा खा करके पतला होने के लिए बाद में क्या करना, उल्टी करना, यानी बुलिमिया को आप बुल 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 करके उल्टी करना ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो नहीं है। उसके बाद है एनारोक्सिया नर्वोसा, एना मत खा, रोको इसको, है ना। तो ये होता है कि पतले होने के चक्कर में क्या खाना, कम खाना, क्या है, एनारोक्सिया नर्वोसा। उसके बाद है व्यक्तिगत मिथक और काल्पनिक दर्शक। हमारा जो आंसर है इन दोनों ऑप्शन में से है। व्यक्तिगत मिथक में क्या होता है कि एक किशोर को ये लगता है, वो क्या करता है, एनी टाइम शीशे के सामने खुद को संवारने में लगा रहता है, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि लोग मेरी तरफ देखते हैं, मुझे गौर से देखते हैं, इसीलिए व्यक्तिगत मिथक। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो यही है। उसके किसी अन्य से भिन्न है, यही है इसका आंसर, पर्सनल फेबल। अब काल्पनिक दर्शक, सॉरी मित्रों, इसमें व्यक्तिगत मिथक में उसको लगता है कि मैं दूसरों से भिन्न हूं। अब दर्शक, देखने को हम यहाँ से रिलेटेड करेंगे कि दूसरे मुझे देख रहे हैं, ये होता है इमेजिनरी ऑडियंस, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे थर्ड जो यूनिट है उसके क्वेश्चन लेके आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।